गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने राजनीतिक दलों के बारे में बताया था। आज का वीडियो अगले दो वीडियो मैं दबाव समूह पे बनाऊंगी। पहले वीडियो में मैं दबाव समूह के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, महत्व, दबाव समूह व राजनीतिक दलों में अंतर के बारे में बताऊंगी। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा वह होगा दबाव समूह हित समूह में अंतर, दबाव समूह के तरीके, वर्गीकरण, आलोचना एवं मूल्यांकन। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं दबाव समूह का अर्थ एवं परिभाषा। तो बच्चों सबसे पहले हम दबाव समूह के अर्थ व परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो आधुनिक लोकतांत्रिक जो राज्य हैं उनमें दबाव समूह का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। इसके विकास और अस्तित्व का मूल कारण यह है कि राजनीतिक दल समाज के विभिन्न गैर राजनीतिक वर्गों के हितों एवं स्वार्थों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। अतः समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक वर्ग अपने हितों के प्राप्ति तथा रक्षा के लिए की जाती है। अतः ऐसे समूह को हित समूह कहा जाता है। किंतु जब ये हित समूह अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज्य की विधायी तथा प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करने लगते हैं तो इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक हो सकते हैं, किंतु वर्तमान काल में आर्थिक व व्यावसायिक दबाव समूह अधिक प्रभावशाली एवं प्रचलित है। अब हम बात करते हैं दबाव समूह को विभिन्न नामों से हम संबोधित करते हैं, जिसमें है प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट इत्यादि शब्दों का प्रयोग दबाव समूह के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिसका संबंध विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। अब हम सबसे पहले जो मैं परिभाषा आप लोगों को बताऊंगी वो है एलन बाल। एलन बाल कहते हैं प्रभावक गुट राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग है और वे सरकार की नीति को मजबूत बनाने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभावक गुट की हैसियत से वे खुद सरकार नहीं बनाना चाहते। सशक्त नियोक्ता संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक गुटों तक सभी को प्रभावक गुट या दबाव समूह के अंतर्गत हम रख सकते हैं। दूसरी जो मैं परिभाषा आपको बता रही हूँ वह है एच जैगलर की। एच जैगलर कहते हैं दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखता है। मतलब जैगलर की परिभाषा हमें काफ़ी ईजी नज़र आती है। अब अगली परिभाषा मैं आपको मायरॉन विनर की बताती हूँ। वो बोलते हैं दबाव समूह से हमारा अर्थ है शासन की संरचना से बाहर का कोई ऐसा ऐच्छिक संगठित समूह जो सरकारी अधिकारियों की नामजदगी तथा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, इसके क्रियान्वयन तथा विधि की न्यायिक व्याख्या को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो बच्चों ये थी परिभाषाएं दबाव समूह की। मतलब जो सरकार के बाहर रह के दबाव डालकर अपने पक्ष में कानूनों का निर्माण करवाते हैं उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। अब हम बात करेंगे दबाव समूह के विशेषताओं या लक्षणों की। तो जो दबाव समूह की विशेषता है उसमें पहली विशेषता है सर्वव्यापकता। प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में समाज ऐसे वर्गीय हित होते हैं जिनका शासन में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अतः प्रत्येक प्रकार की राज व्यवस्था में ऐसे प्रबल सामाजिक वर्ग दबाव समूह के रूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि सर्वसत्तावादी राज व्यवस्था में भी दबाव समूह पाए जाते हैं, किंतु वहाँ उनकी संख्या सीमित होती है
और वे अधिक अप्रकट रूप में काम करते हैं। लोकतांत्रिक जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें दबाव समूह के लिए अधिक अनुकूल होती है और इसलिए उनमें दबाव समूह की संख्या भी ज़्यादा होती है और वे प्रकट रूप में भी कार्य करते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह है समाज सापेक्षता। दबाव समूह की रचना पर सामाजिक संगठन का विशेष प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े, परंपरागत एवं बंद समाज में पाए जाने वाले दबाव समूह एवं तकनीकी दृष्टि से विकसित आधुनिक व खुले समाज में दबाव समूह की रचना, कार्यप्रणाली तथा उद्देश्यों में हमें अंतर दिखाई देता है। तीसरी जो विशेषता है वह है सीमित उद्देश्य व सीमित क्रियाशीलता। किसी दबाव समूह का निर्माण किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि वर्ग के किन्हीं निश्चित हितों की पूर्ति के लिए होता है। किसी दबाव समूह का उद्देश्य भी सीमित प्रकार का होता है। सीमित उद्देश्य के कारण उनमें सीमित क्रियाशीलता का लक्षण पाया जाता है। कोई दबाव समूह तभी क्रियाशील होता है जब उसे हित की प्राप्ति की जरूरत होती है अथवा उसका हित संकट में होता है। अगली जो विशेषता है वह है उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। किसी भी दबाव समूह की रचना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए की जाती है। जब किसी दबाव समूह का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसकी उपयोगिता भी नहीं रहती है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पांचवा है उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता। किसी दबाव समूह का उद्देश्य किसी निश्चित हित की प्राप्ति व रक्षा के लिए होता है, अतः निश्चित हितों में रुचि रखने वाले व्यक्ति ही उसके सदस्य बनते हैं। इस दृष्टि से किसी दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है और किसी की बड़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि वकील संघ के सदस्य सिर्फ वकील ही होते हैं, स्टूडेंट संघ के सदस्य स्टूडेंट्स होते हैं। अगला है औपचारिक व अनौपचारिक संगठन। दबाव समूह का संगठन औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप वाला होता है। जब किसी दबाव समूह का एक निश्चित संगठन होता है तो उसे हम औपचारिक दबाव समूह कहते हैं, किंतु जब उसका संगठन बिखरा हुआ होता है तो उसे हम अनौपचारिक दबाव समूह कहते हैं। अगली जो विशेषता है वो साधनों की पवित्रता एवं वैधानिकता में विश्वास है। दबाव समूह को साधनों की पवित्रता तथा वैधानिकता में विश्वास नहीं होता है। उनका प्रधान उद्देश्य अपने हित की प्राप्ति व रक्षा करना होता है। वे साधनों की पवित्रता तथा संवैधानिकता में विश्वास नहीं रख सकते। वे आवश्यकता अनुसार प्रकट एवं गुप्त कार्यप्रणाली तथा वैधानिक एवं गैर वैधानिक कार्यप्रणाली का प्रयोग भी करते हैं। अंतिम जो विशेषता है वह है शासन सत्ता में परोक्ष रुचि। सभी दबाव समूह अपने प्रकट उद्देश्यों की दृष्टि से गैर राजनीतिक संगठन होते हैं और वह प्रकट रूप से राजनीतिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, किंतु दबाव समूह यह अवश्य जानते हैं कि उनके हितों की पूर्ति में राजनेता, सांसद, राजनीतिक दल तथा प्रशासनिक अधिकारी मददगार हो सकते हैं। अतः वे देश की राजनीतिक तंत्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित अवश्य करते हैं। दबाव समूह शासन सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित नहीं करना चाहते, किंतु वे ऐसे राजनीतिक दल को सत्ता में जरूर देखना चाहते हैं जो उनके हितों की पूर्ति में सहायक हो। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे दबाव समूहों के महत्व की। देखिए, दबाव समूह का कहीं ना कहीं तो कोई महत्व है, जब भी वह समाज में हर समय दिखाई देते हैं। तो हम जब दबाव समूह के महत्व की बात करते हैं तो उसमें जो पहला महत्व है वह आता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह। दबाव गुटों को लोकतांत्रिक भावना की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। लोकमत को शिक्षित करने, आंकड़े इकट्ठा करके विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाना, अपने अभीष्ट को प्राप्त करना आदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गए हैं।
दूसरा जो महत्व है वह है शासन के लिए सूचना एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह। शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास पर्याप्त सूचनाएं हों। शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठा करते हैं, शोध करते हैं तथा सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। तीसरा है शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह। वर्तमान में दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिसके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है कि वह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए शासकीय मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सकें। अगला जो महत्व है वह है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। अगली जो महत्व है वह है समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। राज्य में दबाव समूह की उपस्थिति का एक लाभ यह है कि विभिन्न हितों के बीच संतुलन सा बना रहता है और इस प्रकार कोई भी एकमात्र प्रभावशाली सत्ता उदित नहीं हो पाती है। व्यापारी, श्रमिक, किसान, कर्मचारी, जाति और धार्मिक समुदाय आदि सभी अपने स्वयं के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे समाज और शासन में अनूठा संतुलन स्थापित हो जाता है और यह संतुलनकारी प्रवृत्ति समाज को उस स्थिति से बचाती है जिसमें व्यक्तिगत समुदाय ही सारी शक्ति को हथिया लेते हैं। और अगला जो महत्व है वह है व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये समूह नागरिक और सरकार के मध्य संचार साधन का कार्य करते हैं। अगला जो अंतिम महत्व है वह है विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषज्ञता तथा ज्ञान गुरुता के कारण ये गुट विधि निर्मात्री समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाता है। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम है। निरंकुश तंत्र में भी इसका अभाव नहीं होता। साम्यवादी शासन तंत्र में भी दबाव समूह संगठित या सक्रिय रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों में अंतर की। तो आधुनिक जो लोकतंत्र है उनमें राजनीतिक दलों के समान दबाव समूह के अस्तित्व को भी अनिवार्य माना जाता है, किंतु इन दोनों में भी पर्याप्त अंतर होता है। इस अंतर को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे, जिसमें पहला है संगठन की प्रकृति में अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से संगठित होते हैं और उनके संगठन की प्रकृति राजनीतिक होती है, किंतु दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित हो सकते हैं और इनके संगठन की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। दूसरा, संगठन के आकार एवं सदस्यता की प्रकृति में भी अंतर होता है। जहां दबाव समूह के सदस्य संख्या सीमित होती है, वहीं राजनीतिक दल के सदस्य संख्या लाखों अथवा करोड़ों में हो सकती है। सदस्यों की संख्या में अंतर के कारण दबाव समूह की तुलना में राजनीतिक दल का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इन दोनों संगठनों की सदस्यता की प्रकृति में भी अंतर होता है। कोई एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता, किंतु वह एक समय में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। अगला जो अंतर है वह है उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम का अंतर। राजनीतिक दल का उद्देश्य संपूर्ण सार्वजनिक हितों की प्राप्ति व रक्षा है,
जिसे हम राष्ट्रीय हित की रक्षा एवं वृद्धि कहते हैं। इनके कार्यक्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन आता है, इसलिए इनका कार्यक्रम भी अत्यंत विस्तृत होता है। इसके विपरीत दबाव समूह का निर्माण किसी वर्गीय समूह के हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए होता है, अतः इनके उद्देश्य अत्यंत सीमित एवं संकीर्ण होता है। इस उद्देश्य के अनुसार ही दबाव समूह का कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम भी सीमित प्रकृति का होता है। अब हम जो चौथा अंतर देखते हैं वह है सत्ता के प्रति दृष्टिकोण का अंतर। राजनीतिक दल शासन सत्ता पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार चाहते हैं और वे इस उद्देश्य से चुनाव में अपने उम्मीदवार भी खड़े करते हैं तथा व्यवस्थापिका में अपना बहुमत चाहते हैं और अपने मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं। वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सत्ता में आकर कर सकते हैं, परंतु दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की नीति में विश्वास नहीं रखते हैं। वे ऐसे राजनीतिक दल को शासन सत्ता में अवश्य देखना चाहते हैं जो उनके प्रभाव में हो या उनके अनुकूल हो। अतः दबाव समूह ऐसे राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए धन देते हैं और विभिन्न मंचों पर उनका समर्थन करते हैं और स्वयं सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। अगला है साधन संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों से आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को अपनाएंगे, जबकि दबाव समूह द्वारा संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपना सकते हैं। अगला जो अंतर है वह संगठन की आंतरिक रचना में अंतर। राजनीतिक दल की अधिक सदस्य संख्या होती है, उद्देश्य की विस्तृतता व संगठन के खुलेपन के कारण उसकी आंतरिक रचना में सजातीयता एवं एकता सीमित होती है, किंतु किसी दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, उनके उद्देश्य में एकता होती है और संगठन में खुलेपन का अभाव होता है। दबाव समूह राजनीतिक दल की तुलना में अधिक सजातीय एवं एकता के गुण वाला होता है। और जो अंतिम अंतर है वह है क्रियाशीलता के स्तर में अंतर। राजनीतिक दल का उद्देश्य सार्वजनिक हित की प्राप्ति एवं रक्षा होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सत्ता पर अधिकार भी चाहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल सदैव क्रियाशील रहता है, किंतु दबाव समूह का उद्देश्य अपने से संबंधित हित की प्राप्ति व रक्षा करना होता है, अतः वह इस हित के संदर्भ में ही क्रियाशील होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे हित समूह और दबाव समूह के अंतर की। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में दबाव समूह के साथ ही हित समूह का शब्द भी हमें दिखाई देता है। इन दोनों शब्दों में कोई अंतर भी नहीं किया जा सकता और अनेक बार इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है। ये कहा जाता है कि प्रत्येक दबाव समूह का गठन अपने सदस्यों के निश्चित एवं संयुक्त हितों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और अपनी इस विशेषता के कारण प्रत्येक दबाव समूह मूलतः एक हित समूह होता है, किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि इन दोनों समूह में मूलतः अंतर होता है। इस अंतर को उसकी कार्यप्रणाली में हम देख सकते हैं। इस अंतर के कारण विद्वान मानते हैं कि भले ही प्रत्येक दबाव समूह एक हित समूह होता है, किंतु प्रत्येक हित समूह सदैव ही दबाव समूह नहीं होता है। दबाव समूह तथा हित समूह दोनों ही अपने अपने सदस्यों की उन निश्चित एवं संयुक्त हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जिनके लिए कि उनका गठन किया जाता है, किंतु जहाँ हित समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए सदस्यों के आपसी सहयोग पर निर्भर करते हैं तथा अपने पक्ष में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए सरकार से अनुनय एवं अनुरोध की नीति में विश्वास रखते हैं, वहाँ ही दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों की कठोरता, एकता व संघर्ष क्षमता पर निर्भर करते हैं तथा अपने पक्ष में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए सरकार पर दबाव डालने के तरीकों एवं तरकीबों में विश्वास करते हैं। दबाव समूह तथा हित समूह में मूल अंतर उद्देश्य की दृष्टि से नहीं होता, किंतु साधन एवं
कार्य प्रणाली की दृष्टि के लिए होता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि सभी सामाजिक एवं व्यावसायिक समूह मूलतः हित समूह ही होते हैं, क्योंकि वे अपने सदस्यों के किन्हीं विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु जो हित समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए अनुनय के स्थान पर दबाव की नीति अपनाते हैं और इस प्रकार अपने हितों में सार्वजनिक नीति के निर्माण का प्रयत्न करते हैं, वे दबाव समूह कहलाते